तो अगर हमारी पॉपुलेशन का साइज़ 10 से लेकर 99 तक है तो हम 2 डिजिट में मानेंगे, और अगर 100 से लेकर 999 तक है तो 3 डिजिट। तो डिजिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर हम इस पॉपुलेशन के साइज को देखें तो ये 2 डिजिट में है। अगला काम क्या होता है कि इसी n का 2 डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल सर्च करना है। अब 23 का टेबल देखिए और देखिए कि 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन आ रहा है। तो अगर हम 26 के टेबल की तरफ बढ़ें तो हमको पहला नंबर कौन मिल जाएगा? 46। अगर और आगे बढ़ते हैं तो 69। अगर और आगे बढ़ते हैं तो 92। 23, 46, 69 एंड 92। तो अब अगर 92 से हम आगे जाते हैं तो क्या हमको जो 23 का मल्टीपल मिलेगा वो 2 डिजिट में होगा? नो सर। तो इसलिए दिस इज द हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ n इन 2 डिजिट्स। तो अगला हमारा काम होता है कि हम इस n का 2 ही डिजिट में हाईएस्ट मल्टीपल सर्च करें। ये हो गया n डैश, इसको नाम देते हैं n डैश। अब हम एक वैल्यू रैंडम नंबर टेबल से चूज करते हैं जिसको कहते हैं k। तो स्टेप 1 क्या हुआ? हमने देखा कि पॉपुलेशन कितने डिजिट में है, पॉपुलेशन डिजिट, कोड वर्डिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टेप 2 में क्या सर्च किया? हाईएस्ट मल्टीपल, हाईएस्ट मल्टीपल ऑफ n इन आर डिजिट्स, यानी जितनी भी डिजिट का हमारा रहा हो। तो नॉर्मली हम इसको आर कह रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तीसरे नंबर पे क्या है कि हमको एक के निकालना है रैंडम नंबर टेबल से। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n डैश तक। यानी ये नंबर की कंडीशन है कि इसको n डैश से ज़्यादा नहीं लेना है। यानी अब की बार अगर आपकी रैंडम नंबर सिलेक्शन में 93 से लेकर 99 तक की वैल्यू आएगी तो हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब के हमारा आएगा तो नेक्स्ट काम क्या है? हम अपने कैपिटल N से के को डिवाइड करेंगे। तो के कहाँ से स्टार्ट हो रहा? 1 से। तो ये मत समझना कि के की वैल्यू 23 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि 23 से डिवाइड करना है तो भी 23 से छोटी हो सकती है। सपोज के की वैल्यू 15 आ गई, तो इस 15 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? कौन बताएगा? यानी इसको सॉल्व करने पर 15 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो जो रिमाइंडर आया उतने नंबर की यूनिट को हम क्या करते हैं? अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमको टोटल 5 साइज का सैंपल लेने के लिए रैंडम नंबर टेबल से के की वैल्यू को रैंडमली देखनी है सीक्वेंस में। तो कुछ भी मिल सकती है, मिलती चली गई। मान लो 5 वैल्यूज आपने ले ली, लेकिन इन 5 में ये दो 92 से बड़ी थी तो रिजेक्ट हो गई, तो हम 2 वैल्यू उसी सीक्वेंस में और ले लेंगे। जब तक हमारा 5 साइज का सैंपल नहीं आ जाएगा हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। अब किसी को कोई डाउट हो अगर रिमाइंडर अप्रोच में तो बताए। कोई डाउट नहीं? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर डाउट नहीं है तो सबको। हाँ सर पूछना है सर। हाँ बोलो। सर जैसे अगर 5th यूनिट या 3rd यूनिट सर आइए तो वो सर कहाँ से लेंगे सर हम अपने? हाँ फिर से बोलो, क्या लिया है आपने? सर जैसे सॉल्व किया सर, तो सर अगर 15 यूनिट या 3rd यूनिट या सर ये सर इस तरीके सर आया तो कहाँ से लेंगे सर? वो कहाँ से लेंगे? वो इन 23 से लेंगे। सैंपल में सेलेक्ट करने की बात कर रही हूँ ना। यस सर। तो इन ये 23 यूनिट तो हमारे पास पहले से है ना, इनकी नंबरिंग है 1 से लेकर 23 तक। तो जब 3 आया तो इसकी तीसरी यूनिट ले लेंगे। 15 आया, 15 नहीं, यहाँ तो रिमाइंडर कितना 15 आया था तो इसकी 15वीं यूनिट ले लेंगे सैंपल में। नहीं यस सर। ना क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल बताएं। जैसे क्लियर है आपसे। अच्छा चलो, और किसी को कोई डाउट? चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बताता है। किसी को पहले मैं चूज कर लूँ, किसको करता हूँ चूज? आलोक कुमार सिंह। चलो आलोक कुमार सिंह बताएंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब हम क्या करेंगे।
कौन से नंबर की यूनिट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट में तो 1 से स्टार्टिंग है। क्या करेंगे? सर तो वही यूनिट ले लेंगे एन। एन ले लेंगे, सर कैपिटल एन। कैपिटल एन ले लेंगे। कैपिटल एन तो साइज है पॉपुलेशन का। नो सर, नो सर, सर जो डेटा दिया होगा उसका सर लास्ट नंबर। हाँ, अब सही बोला आपने, कैपिटल एन नहीं, लास्ट नंबर लेना है। यस सर। यानी कि 0 आने पर 23rd यूनिट सेलेक्ट करनी है, इस बात को याद भी रखना है। अब हम क्वेश्चन अप्रोच पे मूव करते हैं। ओके, ठीक। तो आई थिंक सभी को रिमाइंडर अप्रोच क्लियर हो गई है और अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब सवाल मिलेगा तो तुम लोगों को स्टेप्स याद करने हैं। अब वो सब कॉपी में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, याद करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन अप्रोच पे आते हैं। सर लास्ट यूनिट को आपकी आवाज़ बेटा कट गई, फिर से बोलिए थोड़ा सा सही नेटवर्क में आकर, तब मैं समझ पाऊंगा। सर लास्ट यूनिट को एनएच यूनिट भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल एनएथ बोलेंगे, लेकिन एन नहीं, एनएथ बोलेंगे, ठीक है। तो आप अगर ये बोलते कि हम एनएथ यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका सही था। ओके, ठीक है सर। एक एग्जांपल है ये, 123 साइज की पॉपुलेशन है और यहाँ से सेलेक्ट करनी है वैल्यूज़, तो एग्जांपल पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन अप्रोच में और रिमाइंडर अप्रोच में बस इतना ही अंतर है। रिमाइंडर अप्रोच में हम कौन से नंबर की यूनिट सेलेक्ट करते थे, जो हमारे रिमाइंडर पे आती थी। और क्वेश्चन जानते हो क्या होता है? जो हमारा आंसर आता है। रिमाइंडर अलग होता है, क्वेश्चन अलग होता है। जैसे हमने सेवन को डिवाइड किया 2 से, तो ये है रिमाइंडर और ये है क्वेश्चन। तो अभी हम इसके साथ चल रहे थे, लेकिन अब हमको इसके साथ चलना है, यानी इतने नंबर की यूनिट सेलेक्ट करनी है जो क्वेश्चन पे आएगा। थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जो चेंजेस आएगा वो आपको देखने हैं। तो पीडीएफ फाइल पे आते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है। लिखा लेट कैपिटल एन बी एन आर डिजिट नंबर। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलेशन का साइज या तो 2 डिजिट में होगा, या तो 3 में, या तो 1 डिजिट में। एंड लेट इट्स आर डिजिट हाईएस्ट मल्टीपल भी एन डैश। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 2 डिजिट का अगर है हमारा एन, तो उसका 2 ही डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल देखना है। 3 का है तो 3 का देखना है। सच दैट, इस तरह से कि अगर हम एन डैश को एन से डिवाइड करें तो हमको क्यू मिले। तो जब हाईएस्ट मल्टीपल ही देख रहे हैं तो डिवाइड तो पूरा हो ही जाएगा, क्यू हमको मिल जाएगा। इसमें भी किसी को कोई समस्या है? जब हमारा हाईएस्ट मल्टीपल है, एन से डिवाइड करेंगे तो क्यू मिलेगा, तो हमारा एक नंबर क्यू आया है, इस पे ध्यान देना। अब कह रहा है अ रैंडम नंबर के इज चूजन फ्रॉम 0 to n डैश -1। अब की बार जो हम रैंडम नंबर चूज कर रहे हैं उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से नहीं कर रहे हैं। इसके पहले वाले में जब हम रैंडम नंबर चूज कर रहे थे तो 1 से n डैश तक कर रहे थे। ये क्यों कर रहे हैं ये भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, जो रैंडम नंबर के चूज करना है वो 0 से करेंगे हम, कहाँ तक, n डैश -1 तक। n डैश -1 मैं आपको बता देता हूँ, 23 है अगर हमारा कैपिटल एन, तो इसका हाईएस्ट मल्टीपल 92 हो गया, यानी n डैश। अब की बार हमको 00 से लेकर 91 तक ही के को चूज करना है। इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे, रिमाइंडर में 1 से लेकर 92 तक एक वैल्यू के रैंडम नंबर टेबल से चूज कर रहे थे। तो डिफरेंस आपको पकड़ने हैं। ये क्यों हो रहा है ये आप समझेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ 0 से क्यों स्टार्ट किया गया। नाउ डिवाइडिंग दिस के बाई क्यू, कौन सा क्यू, जो हाईएस्ट मल्टीपल को कैपिटल एन से डिवाइड करने पर आया था, उस क्यू से इस के को डिवाइड कर देना है। अब द क्वेश्चन पी इज ऑब्टेन, जब डिवाइड करोगे तो कुछ आंसर तो मिलेगा ही, पी। एंड द यूनिट बियरिंग द सीरियल नंबर p-1, जब हमको p मिलेगा तो हम कौन सी यूनिट सेलेक्ट करेंगे, p-1 नंबर की यूनिट को अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसेस पूरा हो गया, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। तो स्टेप सारे एक बार हम लोग यहाँ पर लिखकर देख सकते हैं। पहला स्टेप क्या था, यहाँ पर लिख भी लेते हैं और एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला स्टेप था कि n में हमको देखना है कि कितने डिजिट का है। दूसरा स्टेप क्या है, हमको एक n डैश बनाना है। n डैश क्या है, इसी r डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल, किसका, n का।
तो चलो n को हम 23 ले लेते हैं और हमारे पास n डैश कितना आ गया 92। ठीक है। स्टेप 3 क्या है कि हम n डैश को n से डिवाइड करेंगे और q की वैल्यू निकालेंगे। तो n डैश को जरा n से डिवाइड कर लो और q की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। स्टेप 4 है कि हम रैंडम नंबर टेबल से एक नंबर k चूज करेंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो और n डैश -1 तक हो। यानी इस केस में आपका 0 से स्टार्ट होगा k और n डैश -1 मतलब 91 तक रहेगा। स्टेप 5 हम इस k को डिवाइड करेंगे q से। मान लो k की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली 0 से 91 में 50। तो हमारा अगला काम है कि हम इस 50 को डिवाइड करेंगे इस q से। q की वैल्यू 4 आई है। 4 से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 12। तो 12 नंबर की यूनिट हम अपने में सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे सैंपल में टोटल साइज था 23, तो इसमें 12 नंबर की यूनिट होगी, हम उसको अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एक और की चूज करेंगे, सॉरी p-1 करते हैं। ये p की वैल्यू है, यानी जो हमको भागफल मिला वो p है। हम p-1 नंबर की यूनिट को सेलेक्ट करेंगे, यानी हमारा 12 नहीं होगा 11। तो हमको 11 नंबर की यूनिट को अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेना है। अब पॉसिबिलिटीज बना के देख लो। पॉसिबिलिटीज क्या बनाओगे, मान लो k की वैल्यू कितनी हो जाए 91 हो जाए, क्योंकि हम 91 तक तो चूज ही कर सकते हैं ना। तो k की वैल्यू 91 होने के केस में क्या होगा, करके देखो। 91 को किससे डिवाइड करेंगे, इस q से। q की वैल्यू है 4। यानी आया 22 आने पर हमको कौन से नंबर की यूनिट सेट करनी है 20 नंबर की। तो हमने 20 नंबर की यूनिट को सेलेक्ट कर लिया सैंपल में। अब अगर k की वैल्यू, हाँ कोई 20 की 21 22 1 सॉरी ये मिस्टेक हो जा रहा है, 21 एक ही घटाना है। 21 नंबर की यूनिट को सेलेक्ट कर लिया। तो एक एग्जांपल इसमें जो दिया हुआ है जरा उसको देखते हैं। n इक्वल टू 16 है, यानी 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल 96 हो जाएगा और q की वैल्यू आएगी 6। लेट द 2 डिजिट रैंडम नंबर चूजन बी 65। मान लो 65 नंबर को हमने चूज किया। हमको कहां से कहां तक वैसे चूज करना था 1 से लेकर n डैश तक, n डैश -1 तक, 0 से लेकर, ये हमको चूज करना था। तो मान लो 65 वाला नंबर आ गया चूज होकर। अब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन p कितना आ रहा है। तो p की वैल्यू आएगी 10। 10 आने का मतलब 9 नंबर की यूनिट को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये है क्वेश्चन अप्रोच। क्वेश्चन अप्रोच में हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं, जो घटाना है वो आपको ध्यान रखना है, और रिमाइंडर अप्रोच भी आपने देख ली। इसके अलावा एक मेथड और है। हाँ, क्वेश्चन अप्रोच का एक क्वेश्चन और करवाएं क्या, जल्दी से बोलो सब लोग। एक बता दीजिए। ठीक है, तो एक हम तुम लोगों को दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। n की वैल्यू हम ले लेते हैं 28। ठीक है, चलो n की वैल्यू 28 ले ली हमने, और हमको इसमें से 5 साइज का एक सैंपल सेलेक्ट करना है। तो स्टेप्स आपको बस फॉलो करने हैं, कर तो लोगे ही। स्टेप में सबसे पहला स्टेप हमको क्या चेक करना है, तो बारी बारी से सब लोग बोलेंगे, लिस्ट में जैसे जिसका नाम है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन बोलेगा, सबसे पहले किसका नाम है, आलोक। आलोक पहला स्टेप बताओ। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है हमको, सर क्यों फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा नंबर
जो पॉपुलेशन का साइज है वो कितनी डिजिट में है। ठीक है, चलो अनिकेत बताएंगे दूसरा स्टेप क्या है। सर वो फाइंड आउट करेंगे। क्या नहीं find सर, out वो करें? पहले वो तो फाइंड आउट ही नहीं किया हम लोगों ने। एन डैश हाँ तो यही तो याद रखना आप लोगों को। सबसे पहले काम हाईएस्ट क्या था, मल्टीपल आर की वैल्यू सर देखनी थी कि डिजिट क्या है। इसके बाद 84 आएगा। हाँ 2 डिजिट का हाईएस्ट मल्टीपल 84 आ गया। अब तीसरा स्टेप अगला कौन है, आसनी। आसनी बताओ तीसरा स्टेप क्या होगा। सर अब क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्यू कैसे फाइंड आउट होता है, एन डैश बाई एन। आंसर कितना आ जाएगा 4, नहीं 4 नहीं 3 आएगा ना। सर 3 आएगा। हाँ ठीक है, क्यू की वैल्यू आ गई 3। चलो नेक्स्ट किसका है नंबर, आसनी के बाद तो मेरा। आस्था। आस्था, हाँ आस्था बताओ। सर रैंडम नंबर टेबल से देखेंगे। क्या देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक देखेंगे। सर 0 से n डैश -1। 0 से 83 तक हम एक रैंडम नंबर चूज करेंगे फ्रॉम रैंडम नंबर टेबल से। ठीक है, स्टेप सही है। नेक्स्ट है रितिका, बताओ बेटा रितिका क्या करेंगे। सर के को क्यू से डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। पी को क्यू से, के को क्यू से ना। सर क्यू क्यू को कैसे? हाँ नहीं बेटा, के को। के को क्यू से। हाँ भाई भाई ठीक है। तो के को जब हम क्यू से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमको क्वेश्चन मिलेगा उसको हमने पी नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप किसका नाम है, रिया। रिया बताओ। रिया लेफ्ट कर गई। चलो संगम बताएंगे, संगम। सर सैंपल से P-1 वाली यूनिट देखेंगे। रिया वापस आ गई। रिया बताओ बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या था। सर देन P-1 करेंगे और वो यूनिट रैंडम नंबर उसे डाटा से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स अगर आपको याद हैं तो आपको लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतनी तो लैंग्वेज आप लिख ही लेते हैं। फर्स्ट वी हैव सी दैट व्हाट इज द डिजिट्स ऑफ आवर पॉपुलेशन साइज। इस तरह से बनाकर एक लैंग्वेज लिख देंगे बढ़िया सी। क्वेश्चन अप्रोच आपका तैयार है और साथ में रिमाइंडर अप्रोच भी, और ये पूछा जाता है। अब हम आगे मूव करेंगे। इंडिपेंडेंस चॉइस ऑफ डिजिट को आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब होता है कि हम यूनिट को सिलेक्ट करने में कोई भी रूल फॉलो नहीं करें, जैसे मन करे वैसे चूज कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इफ द नंबर इज रिजेक्टेड, अगर वो नंबर रिजेक्ट हो जाए देन द ऑपरेशन इज रिपीटेड, बार बार वही करते रहेंगे, तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। द प्रिंसिपल स्टेप्स इन अ सैंपल सर्वे, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल स्टेप्स इन अ सैंपल सर्वे। क्या क्या प्रमुख बिंदु होते हैं सैंपलिंग करते समय। द प्रिंसिपल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सैंपल सर्वे कैन बी गिवन एज। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। हमको जब सर्वे हम करने जा रहे हो तो हमको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। जैसे हमने आपको कई सारे एग्जांपल दिए, जॉब प्रेफरेंस का सर्वे हम कर सकते हैं। आरओ कंपनी में आरओ किस कंपनी के आरओ का पानी ज़्यादा अच्छा है, इसका सर्वे कर सकते हैं। हम इसका भी सर्वे कर सकते हैं कि जो मोबाइल कंपनीज हैं उनमें किसकी नेटवर्क की स्पीड अच्छी है, किसका नेट अच्छा चलता है। तो हमको सबसे पहले क्या क्लियर कर लेना चाहिए, अपने सर्वे का उद्देश्य। पहला स्टेप यही है। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन इन क्लियर एंड कंक्रीट, यानी हमको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव में कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं क्लियर होगा आप डेटा कलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, और भी बहुत तरीके के सर्वेज होते हैं। जैसे कोई ये सर्वे करना चाह रहा है कि जो महिलाएं घरों में काम करती हैं वो कितने घंटे करती हैं और उसके बदले में उनको कितना पैसा मिल रहा है। तो ये अनपेड वर्क वाला भी हो गया एक टॉपिक, कि इसका भी सर्वे किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे क्लियर एंड कंक्रीट टर्म्स। दूसरा है पॉपुलेशन टू बी सैंपल्ड। जब हमारा उद्देश्य हमको पता चल गया तो हम कौन सी पॉपुलेशंस को इकट्ठा करें। द वर्ड पॉपुलेशन इज यूज टू डिनोट द एग्रीगेट फ्रॉम विच द सैंपल इज चूजन, यानी पॉपुलेशन वो वर्ड है जिसमें हम लोगों को इकट्ठा करते हैं इसलिए ताकि हम सैंपल ले सकें। तो पॉपुलेशन हमको कौन सी इकट्ठा करनी है, ये मेन मोटो है। तो पॉपुलेशन में जैसे हमने अनपेड वर्क लिया तो उसमें मेल नहीं आएंगे, पहली चीज़ वो वुमेन्स नहीं आएंगी जो जॉब वाली हैं। हमको अनपेड वर्क का करना है तो हम उन्हीं वुमेन्स को कंसीडर करेंगे जो घरों में काम कर रही हैं, यानी हाउस वाइफ्स। तो जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है तो हमको ये भी पता चल जाता है कि हम पॉपुलेशन
कौन सा लें। द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड शुड coincide with the population about which information is wanted। यानी हम जैसी जानकारी जानना चाह रहे हैं उसी तरीके की पॉपुलेशन चूज करें, वो पॉपुलेशन हमारे उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव से कोइंसाइड करनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाता है व्हाट इज टारगेट पॉपुलेशन, तो आपको बस एक एग्जांपल देके समझाना है कि अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं तो हमको ऐसे लोगों का, जॉब प्रेफरेंसेस चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का हमको चाहिए। अगर हम आरओ कंपनी के पानी पर स्टडी करना चाह रहे हैं कि किसका अच्छा है, तो हमको उन लोगों का सर्वे डेटा चाहिए जो लोग के घर में आरओ लगा है। जिनके यहाँ नहीं लगा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पाएंगे, तो वो हमारे लिए टारगेट पॉपुलेशन नहीं है। नेक्स्ट, डेटा टू बी कलेक्टेड। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए कई सारे मेथड्स यूज होते हैं। डेटा भी कई टाइप के होते हैं, ये आपने स्टैटिस्टिकल मेथड में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब हम किसी सर्वे के लिए पहली बार डेटा कलेक्शन करते हैं सीधे इंडिविजुअल्स के पास जाकर, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अब मान लो किसी इंस्टीट्यूट ने या किसी एक गवर्नमेंट की एजेंसी ने कुछ डेटा पहले से कलेक्ट कर रखा था, आपको कोई ज़रूरत पड़ी और आपने उनका डेटा यूज़ कर लिया, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। यानी कि फर्स्ट टाइम ना कलेक्ट किया गया हो, उसको आप दूसरी बार यूज़ कर रहे हो। तो डेटा टू बी कलेक्टेड, इट इज़ वेल टू वेरीफाई दैट ऑल द डेटा आर रेलिवेंट। डेटा कलेक्शन में आपको ध्यान रखना कि सारा डेटा रेलिवेंट होना चाहिए। इररिलेवेंट डेटा हो तो हमको उसको रिमूव कर देना है। टू द पर्पस ऑफ द सर्वे, सर्वे के पर्पस के हिसाब से। दैट नो इसेंशियल डेटा आर ओमिटेड, और कोई भी जानकारी ऐसी ना हो जो गायब हो। डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड। डिग्री ऑफ प्रिसीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल से जुड़ा हुआ है। डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड का मतलब, हम जब भी अपनी कोई सर्वे करने चलते हैं तो हम उसमें मान लेते हैं कि हमारा कितना मैक्सिमम एरर होने वाला है। जैसे सपोज कर लो कि आपने 100 लोगों का सैंपल लेकर सर्वे करना है, तो 100 लोगों के सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आप पहले से एक वैल्यू ले लोगे अल्फा 5%, और मान लोगे कि इन 100 लोगों में से 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमको गलत जानकारी दें। तो जितना अल्फा कम रहता है उतना हमारा प्रिसीजन ज़्यादा होता है। प्रिसीजन जो वर्ड है ये कैसे बनता है, जब हम वेरिएंस को 1 से डिवाइड कर देते हैं किसी के भी वेरिएंस को, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो प्रिसीजन को हमारा काम होता है बढ़ाना। प्रिसीजन को बढ़ाने का मतलब होता है वेरिएंस को कम करना। तो जिन लोगों ने इन्फ्रेंस पढ़ा है वो जानते हैं कि वेरिएंस को कम क्यों करना है। जिनने नहीं पढ़ा है वो बोलें तो मैं समझा सकता हूँ, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो आगे बढ़ेंगे, और अगर किसी को डाउट है कि वेरिएंस को हम क्यों घटाते हैं, कम करते हैं, तो हम बताते हैं। हाँ सर बता दीजिए। देखो, वेरिएशन को कम करने का हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब कि जिस चीज़ की जानकारी हमें चाहिए ये डेटा उसके क्लोज हो, वेरी ज़्यादा ना करें। जैसे हमने आपसे एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ, हमने आपसे कहा कि एक बच्चे का हाई स्कूल के बोर्ड में कितना नंबर आएगा ये आपको एस्टिमेट करना है, और आपको उसके मंथली टेस्ट के नंबर दिए हुए हैं। तो मंथली टेस्ट में जो नंबर है वो हम लिख रहे हैं, एक बच्चे का अलग, दूसरे बच्चे का अलग। तो एक बच्चे का नंबर मंथली टेस्ट का मैं लिख रहा हूँ, 20 नंबर का टेस्ट था, और एक बच्चे का मैं और नंबर लिख रहा हूँ। अब बताओ, दोनों डेटा देखकर बताओ कि कौन सा डेटा ज़्यादा अच्छा है, हम बी का प्रेडिक्शन कर सकेंगे कि ये नंबर अच्छा लाएगा। हम डेटा ए को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके नंबर अच्छे होंगे। लेकिन अगर बात वेरिएशन की करें, इस डेटा की खास बात है कि सारा नंबर 15 के ऊपर है, यानी वो टेस्ट में कम भी हुआ तो 15 तक, उसके नीचे नहीं गया है। लेकिन इस डेटा की खास बात है कि उसका नंबर 5 भी आया, 0 भी आया, यानी इसमें वेरिएशन बढ़ गया। तो जब वेरिएशन ज़्यादा होता है तो एस्टिमेशन करने में समस्या आती है। अब कोई भी नहीं बता सकता कि बी का एक्चुअल स्कोर कितना आने वाला है। बताने का मतलब बोल तो कुछ भी सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो। यानी आप उसको ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि आपकी बोली गई बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो वेरिएशन कम है ये हमको कंसिस्टेंट बनाता है, यानी हम इसमें स्थिरता के साथ बोल सकते हैं कि इस लड़के का नंबर 85% के ऊपर रहेगा प्रीवियस डेटा को देखते हुए। तो इसमें वेरिएशन कम था तो हमने कंसिस्टेंसी के साथ बोल दिया इसके बारे में रिजल्ट।
अगर वेरिएशन ज़्यादा होता तो हम क्लियरली डिफाइन ना कर पाते। क्लियर हो गया वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। तो वेरिएशन को अगर हम कम करते हैं तो प्रिसीजन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और हम डिजायर्ड यानी पहले से हम देख लेते हैं कि हमारी सैम्पलिंग में कितनी गलतियां हमसे होने वाली हैं, और जो होने वाली होती हैं उनको हम अल्फा से डिनोट करके 5% या 1% पे फिक्स करते हैं कि इससे ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, वेरिएंस को हम लोग कम कर भी सकते हैं, कोई तरीका है हमारे पास। जैसे मान लो हम पॉपुलेशन के मीन को स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो आप सब लोगों ने जाना कि पॉपुलेशन मीन को एस्टीमेट करने के लिए हम कौन से एस्टीमेटर को यूज करेंगे। देखते हैं आप में से कौन बताता है। किसी को कोई आइडिया नहीं? सर मीन। सैंपल मीन। सैंपल मीन। लेकिन अगर आपसे कहें कि सैंपल मीन का वेरिएंस कितना आता है तो 0। स्क्वायर बाय ये फार्मूला भूल गए सब लोग? इन्फ्लुएंस में पढ़े थे, सब भूल गए? सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अरे कंसिस्टेंसी में भी पढ़ाया था कि सैंपल मीन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन। नहीं याद है? टेस्टिंग में भी पढ़ा है। तो इस सिग्मा स्क्वायर बाई एन याद आया कि नहीं आया, पहले बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, इस सिग्मा स्क्वायर बाई एन को हमको कम करना है, यानी वेरिएंस को कम करना है। तो सिग्मा स्क्वायर तो एक्चुअल पॉपुलेशन का वेरिएंस है, इसको तो हम कम नहीं कर सकते। तो इस पूरे वेरिएंस को कम करने का एक तरीका और है कि हम एन को बढ़ा लें। एन को बढ़ाने का मतलब सैंपल साइज को ज़्यादा करना। तो प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए या वेरिएंस को कम करने के लिए हम सैंपल के साइज को भी कभी कभी इंक्रीज करते हैं, यानी कम साइज का सैंपल हमको वेरिएशन ज़्यादा देता है, ज़्यादा साइज का सैंपल कम वेरिएशन देता है। तो फॉर्मूले से भी क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस एरर कैन बी रिड्यूस बाई टेकिंग लार्जर सैंपल्स, यानी सैंपल के साइज को बढ़ाने पर इस एरर को हम कम भी कर सकते हैं। तो एक बार लाइनों को पढ़ लेते हैं। द प्रिसीजन इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन ऑफ एरर परमिसिबल। प्रिसीजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी एरर को हम परमिट कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब बहुत ही कम होने वाली है, मार्जिन पे है, हम इसको कितना अलाउ कर रहे हैं। इन द एस्टीमेट्स, यानी हम अपने एस्टीमेटर में इसको कितना अलाउ कर रहे हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन मीन का एस्टीमेटर सैंपल मीन देखें तो हम एरर को इतना अलाउ कर रहे हैं, इतना वेरिएंस अलाउ कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एरर दैट वी आर विलिंग टू टॉलरेट इन द सैंपल एस्टीमेट्स, यानी वो एरर का अमाउंट, यानी जो गलतियां हमसे हो रही जिसको हम सहन कर सकते हैं, विलिंग टू टॉलरेट, बस इतना ही करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा होने पर इंटॉलरेंस हो जाएगी। इन द सैंपल एस्टीमेट्स, सैंपल एस्टीमेट मतलब जो एस्टीमेटर से हम पॉपुलेशन को एस्टीमेट करने जा रहे हैं। दिस एरर कैन बी रिड्यूस बाई टेकिंग लार्जर सैंपल, जब सैंपल का साइज बढ़ा लेंगे तो इस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। बट इन कॉस्ट टाइम एंड मनी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे ना रिड्यूस करने लगे कि पैसा भी बढ़ जाए टाइम भी बढ़ जाए। ओके, मतलब इन सबको ध्यान में रखते हुए। तो प्रिसीजन शायद सबको क्लियर हुआ, डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड। ओके, बाकी ये प्रिसीजन हम कैलकुलेट भी करेंगे अलग अलग सैम्पलिंग में। तो जब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट होगी तो उसका प्रिसीजन हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। ओके, द स्टैटिस्टिशियन डिसाइड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड, यानी स्टैटिस्टिशियन क्या कर लेते हैं, पहले से स्पेसिफाई कर लेते हैं कि मैक्सिमम एरर हम इतनी करेंगे, इससे ज़्यादा अगर हो रही है तो कुछ ना कुछ चेंजेस करके इस एरर को रिड्यूस करेंगे, चाहे सैंपल का साइज बढ़ाना पड़े चाहे कुछ और करना पड़े। मेथड ऑफ मेजरमेंट, द टू मेथड कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग द डेटा, इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनर मेथड। तो अब ये बस इंट्रोडक्शन लेना है, ये आपका स्टैटिस्टिकल मेथड में, इंटरव्यू मेथड में कुछ नहीं है, आप सीधे इंडिविजुअल के पास जाकर उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू मेथड उस केस में एप्लीकेबल होता है जब हमारा इंटरव्यूअर पढ़ा लिखा ना हो, यानी जो देने वाला है डेटा वो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनर पे आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर दे दे, आपको उसे पूछना ही पड़ता है। तो अक्सर गांव के जो सर्वेज होते हैं उसमें जो फॉर्म होता है क्वेश्चनर फॉर्म सब लोग जानते हो क्या होता है? हाँ है ना?
या तो हाँ में जवाब आना चाहिए तो ना में आना चाहिए। सर बता दीजिए। यस सर। डाटा दिया होता है। हाँ मैं बताता हूँ। क्वेश्चनर एक ऐसा क्वेश्चन का सेट होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए होते हैं और उस सर्वे के कुछ क्वेश्चन उसमें होते हैं जिनको हमको आंसर करना होता है। मैं देखता हूँ एक क्वेश्चनर मिलता है तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो उसका पहला स्टेप जो होता है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन का होता है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, एज क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह से आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है। फिर आपसे उसमें सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो आरओ कंपनी कौन सी आरओ अच्छा है, किस कंपनी का अच्छा है, हमको ये जानना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन पुट करेंगे कि आपके घर में आरओ है क्या। तो उसमें उसके आंसर में रहेगा यस और नो। तो वो यस पे क्लिक करेगा तो उसको आगे बढ़ना है, नो पे क्लिक करेगा तो उसका फिनिश, यानी हम उससे क्वेश्चनर फिल करवा के बस ले लेंगे वैसे ही। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर नहीं है तो क्या आपने कभी आरओ का पानी पिया है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और उन क्वेश्चनों का एक समूह जब हम एक पेपर पे लिखते हैं, इसमें तो खैर सैंपल नहीं मिल रहा है कोई भी, मैं तुम लोगों को भेजूंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर तुम लोग के पास आते रहते होंगे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म, जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग भेजते रहते हैं कि आप इसको फिल करके भेज दीजिए। तो उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैं तुम लोगों को सैंपल भेजूंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर का जो मेन काम होता है वो होता है डेटा कलेक्शन का। वो इंडिविजुअल के पास से डेटा कलेक्ट, अब जिससे डेटा हमें कलेक्ट करना है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो क्वेश्चनर को खुद फिल कर देता है। लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसी क्वेश्चनर को जो डेटा कलेक्ट करने वाला है वो फिल करता है इंटरव्यू मेथड से, यानी कि सामने वाले से पूछ कर। तो इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनर में बस यही डिफरेंस है। द फ्रेम एंड सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है और सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सैम्पलिंग फ्रेम को कहते हैं ऑल पॉसिबल लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स। पॉपुलेशन यूनिट्स में आए हुए सभी लोगों का जो लिस्ट है उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। और जो यूनिट हमको सैम्पलिंग के लिए रिपोर्ट करती है, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, जो हमारे सैंपल में आ सकती है। करा चुके हैं पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे, अगर कहीं कोई समस्या है तो मुझे बताएंगे। सिलेक्शन ऑफ सैंपल आपने कितने मेथड देख लिए, लॉटरी, रिमाइंडर अप्रोच, क्वेश्चन अप्रोच। बाकी जो और आगे की चीज़ें जैसे रैंडम नंबर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, विदाउट, इसको हम पहले करेंगे। प्री टेस्ट अभी छोड़ दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें जो है आपका कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो हम लोग अगली क्लास से ये वाली टेबल आपको मैं बाद में ही करवाऊंगा जब सारी चीज़ें पढ़वाने लगेंगे। ये स्टैंडर्ड एरर की एक टेबल है कि कब कौन सा एस्टिमेटर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए कौन से स्टैंडर्ड एरर हमको लेनी है, यानी कितनी हम परमिसिबल एरर कर सकते हैं, जो अभी प्रिसीजन के नाम से आया था। तो अब आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है।